पूरे भारतीयों का यह मानना है कि पाकिस्तान एक भूखा देश है, नंगा देश है, भिखारी देश है, कटोरा लेकर भीख मांगता है, उस कटोरे में भी छेद है, आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है। हाँ, मानना है, सब जानते हैं, यही भूखापन, नंगापन और भिखारी होना इसकी असली ताकत है, जिसके कारण पूरा विश्व इससे कहीं ना कहीं डरता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सी बात हो गई, एक तरफ वो भिखारी और एक तरफ उससे पूरा विश्व डरता है। हाँ बिल्कुल, नहीं तो अमेरिका ऐसा शक्तिशाली देश जब भी भारत और पाकिस्तान में युद्ध की संभावना बनती है तो ये मध्यस्थता करने को तैयार हो जाता है। ये कहता है दोनों देशों को कि बातों से समस्या का समाधान हो, और सबसे बड़ी बात है कि दोनों देश मान भी जाते हैं इस बात को, खासकर भारत भी मान जाता है इन बातों को कि ठीक है, हम बात से समस्या को निपटने को तैयार है एक समझौता के तौर पर। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारत के उन तमाम नागरिक से, यहाँ की सरकारों से, कि इससे पहले तो कितने समझौते हुए पाकिस्तान के बीच में। आप समझौते की लिस्ट निकालें, सीज फायर समझौता, ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, ऐसे कई समझौते हुए, लेकिन उन समझौतों के बाद भी क्या आतंकवाद रुका? नहीं, सरकारें आई और गई। हम कभी कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, कभी बीजेपी पे आरोप लगाते हैं, जैसी जैसी पार्टी बदलती है उस पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन किसी के भी शासन काल में क्या हमने आतंकवाद पर कंट्रोल किया? क्या आतंकवादी हमले कम हुए? तो इसका सीधा उत्तर है नहीं। और क्या आने वाले समय में कंट्रोल होंगे? इसका भी सीधा उत्तर है नहीं। अब इस पॉइंट पे आते हैं कि पाकिस्तान इतना कमजोर, भूखा और नंगा कहा जाने वाला देश, जिसकी अर्थव्यवस्था इतनी खराब है, उससे समझौते की बात क्यों आती है? क्यों चाहते हैं कि अब इससे समझौता करना ही बेटर है? अब इस बात को मैं समझाता हूं। पाकिस्तान सच में नंगा और भूखा है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, और इसी बात का भय विकसित देशों को है। महोदय, आपको पता है कि एक कहावत बड़ी चलती है कि कीचड़ में पत्थर फेंकने से कीचड़ अपने शरीर पे आता है। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसीलिए जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो विकसित देश होते हैं, वो कभी भी कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकते। बिल्कुल वैसा ही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। हम जानते हैं कि वो सड़क छाप है, हम जानते हैं उसकी कोई हैसियत नहीं है, इसी कारण जो बड़े देश है उनसे मुंह नहीं लगाना चाहते, लेकिन हमें मुंह लगाना पड़ता है क्योंकि हम सीमा पे हैं। अगर उनसे हम मुंह नहीं लगाएंगे तो हमें दिन पर दिन आघात पहुंचाएंगे, आतंकवादी भेजते रहेंगे। लेकिन फिर बात समझौते की क्यों आती है? अगर ऐसे लोगों को खत्म करना है, बर्बाद करना, तो केवल मुंह लगाने से काम नहीं होगा, उनको आपको हमेशा परमानेंटली खत्म करना होगा। क्योंकि अगर आप उसे मुंह लगाओगे ना तो वो फिर आपको फिर उल्टी गाली देगा, और गाली नहीं देगा, भविष्य वो सीना तान के घूमेगा, उससे ऐसा गर्व हो जाएगा कि मैं तो जब भारत मुझसे मुंह नहीं लगा रहा, समझौते पे आ जा रहा है, जब लड़ते लड़ते उससे कुछ नहीं हो रहा तो बात में अंतिम समझौते पे आ रही है, तो इसका मतलब मैं तो ठीक हूं। तो ऐसे अगर भिखमंगों को खत्म करना है महोदय, तो आपको उसको जड़ से खत्म करना होगा। समझौते पे ये खत्म नहीं होंगे, ये भिखमंगापन ही इनकी ताकत बन चुकी है। पूरे विश्व को पता है कि पाकिस्तान एक धमकी हमेशा देते रहता है, परमाणु हथियार, परमाणु हथियार, परमाणु हथियार। तो सब ये सोचने लगता है, जब युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो सब देश ये सोचने लगता है कि कहीं ये पागल है, कहीं सही में ना छोड़ दे। अब इस चीज से बचने के लिए लोग समझौते पे आ जाते हैं। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, खासकर भारत के तौर पर। आपको पता है कि ऐसा ये पागल है, ये कर सकता है, भिखमंगा ये ऐसा कर सकता है, इसको आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन क्या युद्ध को शुरू करना, भारतीय की भावनाओं के साथ खेलना, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना और फिर बीच में समझौता करके छोड़ देना, क्या ये प्रमाण या फिर ये समस्या का समाधान है आतंकवाद का? नहीं है। जब से मिशन सिंदूर पर पूर्ण विराम लगा है, समझौते की बात हो रही है, सीज फायर लागू हुआ है, तब से पाकिस्तान बोल रहा है कि हमने युद्ध जीत लिया, हमने भारत को घुटनों पे ला दिया। हम लोग बोल रहे हैं कि हमने उसको तोड़ा। लेकिन जब दोनों ने दोनों को तोड़ा तो फिर बात समझौते पे क्यों आई? इसका मतलब कोई ना कोई तो डरा, या कोई ना डरा तो तीसरे ने आके दोनों को डराया। ऐसी बात मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भारत के जितने भी नागरिक थे वो उत्साह में थे कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, क्योंकि ऐसा बीज हमारे अंदर बोया गया है भारत पाकिस्तान को लेकर, हिंदू मुसलमान को लेकर, कि जब भी उनसे युद्ध होता तो हम चाहते हैं उसको खत्म कर दे, समाप्त कर दे, बर्बाद कर दे। उसके बाद हमारी स्थिति क्या होगी हमें नहीं पता। हम तो हमेशा कहते हैं, बुद्धिजीवी लोग हमेशा मानते हैं कि युद्ध एक विनाश का मार्ग है। लेकिन 11 मई 2025 को शाम तक किसी भारतीयों को भारत सरकार के द्वारा कोई सूचना नहीं थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है और वो जानकारी देते हैं कि युद्ध पर पूर्ण विराम लग गया है। ये ट्वीट इंग्लिश में है, लेकिन आप तमाम भारतवासियों को इसका हिंदी जानना चाहिए। इस ट्वीट में लिखा था, मैं भारत और पाकिस्तान की मजबूत और अडिग नेतृत्व क्षमता पर गर्व करता हूं, जिन्होंने यह समझ और साहस दिखाया
कि अब समय आ गया है कि इस आक्रामकता को रोका जाए जो इतनी जानें और तबाही ला सकती थी। लाखों निर्दोष लोग मारे जा सकते थे। आपके साहसिक कदमों ने आपकी विरासत को और महान बना दिया है। मुझे गर्व है कि अमेरिका इस ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण फैसले में मदद कर रहा है। हालांकि इस पर चर्चा तक नहीं हुई, फिर भी मैं इन दोनों महान देशों के साथ व्यापार को काफ़ी बढ़ाने जा रहा हूं। इसके अतिरिक्त मैं आपके साथ मिलकर यह देखने के लिए भी काम करूंगा कि क्या 1000 साल बाद भी कश्मीर को लेकर समाधान निकाला जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई। आपने कमाल कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप, 11 मई 2025। इस मैसेज में क्या भावना थी महोदय? दोनों देश को महान बताया गया, दोनों देश की समान तुलना की गई अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा। इस ट्वीट से यह पता लगता है कि दोनों देश बराबरी की लड़ाई लड़ रहे थे। जब युद्ध की शुरुआत नहीं हुई थी, आतंकवादी हमला जब हुआ था पहलगांव में, तो यही अमेरिका और पूरा विश्व बोल रहा था चाइना को छोड़ के कि हम भारत के साथ हैं, आतंकवाद को खत्म कर देना चाहिए। और सब जानते थे कि आतंकवाद को खत्म करने का मतलब है कि पाकिस्तान को चोट पहुंचाना। इस पूरे ट्वीट में अमेरिका ने आतंकवाद की बात नहीं की कि आतंकवाद खत्म हो गया, हम आतंकवाद पर चर्चा करेंगे या आतंकवादी घटना ना हो उस पर चर्चा करेंगे। नहीं, व्यापार समझौता, सीज फायर, दोनों देश ने बहुत अच्छा काम किया, वेल डन। क्या मतलब है महोदय? सेम ऐसी ही घटना 2001 में घटी थी जब आतंकवादियों ने भारत के पार्लियामेंट पर आक्रमण किया था, हमला किया था। उसके बाद दोनों देशों के बीच में युद्ध की संभावना हुई, दोनों देश के बॉर्डर पे सेना को भेज दिया गया। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति ने आके कहा भारत को कि आप युद्ध ना करें, आपस में बैठ के बात करें, और भारत को यह आश्वासन दिया कि मैं पाकिस्तान पर दबाव बनाता हूं, उस पर प्रेशर देता हूं कि जो भी आतंकवादी गतिविधियां उसके अंदर चल रही हैं, जो टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं, उस पर पाकिस्तान कार्रवाई करेगा, उसको ख़त्म करेगा। और पाकिस्तान ने ये बात मान भी लिया कथित रूप से, और कथित रूप से कहा कि ठीक है, मेरे अंदर जो भी मेन प्रमुख 2 गतिविधियां आतंकवादियों की चल रही थी, टेररिस्ट कैंप चल रहे थे, उनको मैं समाप्त कर देने को तैयार हूँ, मैंने समाप्त कर दिया। और दोनों देश के बीच में उसी समय मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से यही अमेरिका सीज फायर 2003 समझौता करवाता है। लेकिन क्या उस समझौते के बाद आज तक आतंकवादी गतिविधियां रुकी? क्या आतंकवादी हमले रुके? नहीं। 2005 में दिल्ली बम धमाके, 62 लोगों की मौत। 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन धमाका, 209 लोगों की मौत। 2008 में अहमदाबाद बम धमाके, 56 लोगों की मौत। 2008 में 26/11, 2011 में मुंबई बम धमाका, 2016 में पठानकोट, 2016 में उड़ी धमाका, 2019 में पुलवामा, 2025 में अब पहलगांव। ये 2001 के समझौते के बाद ये सारी की सारी आतंकवादी घटनाएं हैं जो भारत में हुई हैं। क्या फ़ायदा उस समझौते का, और क्या फ़ायदा रहेगा इस समझौते का जो आप फिर से अमेरिका के कहने पर तैयार हो गए हैं करने के लिए? 2001 तो प्रमाण है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। 2001 तो प्रमाण है आपके पास, सेम घटना घटी थी, सेम समझौता हुआ था। अब किस बात का समझौता? इसका मतलब ये क्लियर है कि वो पागल, वो भिखमंगा जो देश है, उससे हमको कहीं ना कहीं डर है। अगर इस बात का डर है तो ये डर समझौते से नहीं दूर होगा। इस डर को ख़त्म करने के लिए उस इंसान को ही ख़त्म करना होगा। नहीं तो जो लिस्ट अभी आपने देखा है, इस समझौते के बाद ऐसे कई लिस्ट आएंगी, कई मिशन सिंदूर आएंगे, कई मिशन मंगलसूत्र आएंगे, राजनीति होगी, आरोप प्रत्यारोप होगा, और देश यूं ही चलते रहेगा। कई बेकसूर मारे जाएंगे, कई जवान हमारे शहीद होंगे। आखिर कब तक झेलेगा ये भारत? ये पूछता है भारत, कब निजात पाएंगे हम इस आतंकवादियों से? महोदय, सच बात यही है, जब तक समझौते होंगे कोई आतंकवादी गतिविधियां भारत में नहीं रुकने वाली है। कितनी भी सरकार बदलेंगी, कोई नहीं बदल पाएगा इसको, कोई नहीं रोक पाएगा इसको। इसका प्रत्यक्ष आपके पास है। कांग्रेस सरकार तब थी, तब भी कई आतंकवादी हमले हुए। बीजेपी सरकार आई, तब भी आतंकवादी हमले हुए। कैसे हथियार इनको मिलते हैं, कैसे आतंकवादी घुसते हैं, मारने के बाद कहाँ विलुप्त हो जाते हैं, वो तो ये देश की सरकार ही बता सकती है। और ये देश की सरकार ही जानती होगी कि किसी देश में कोई पराया घुस जाए, वो भी इतने हथियार लेके, इतने RDX लेके, और तबाही मचा कर चला जाए, तबाही मचा दे, तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी है। हमें अपने कमजोरी पर ध्यान देना चाहिए। युद्ध तो अब होने वाला नहीं है, समझौते से ही काम चलने वाला है। हर बार हमें बस समझौता देखना पड़ता है। अगर समझौते से ही मिशन सिंदूर रोकना था तो ये समझौता पाकिस्तान को करना चाहिए था भारत के साथ कि हे माई बाप, अब हम थक गए हैं, अब हमारे पास ताकत नहीं है, अब कुछ ऐसा करें ताकि ये युद्ध रुक जाए। अमेरिका को बीच में बार बार आना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि
हम दोनों देशों के बीच में तनाव ऐसे ही बना रहे। और जब दो देशों के बीच में, दो पड़ोसी मुल्क के बीच में तनाव बनता है, फ़ायदा हमेशा तीसरे को होता है। लेकिन ये बात सब जानते हैं, लेकिन हमारे देश के लोग क्यों नहीं जानते, हमें नहीं पता। जब आतंकवाद के खिलाफ हमने लड़ाई शुरू कर दी थी, चोट इतना पहुंचा दिया था, तो फिर अब इतना चोट और पहुंचाना था कि पाकिस्तान आके हमको कहे कि माँ बाप अब बंद कर दीजिए, अब समझौते पे आ जाइए, अब ऐसी गतिविधि नहीं होगी। लेकिन अगर कोई दूसरा समझौता कर रहा है, इसका मतलब गतिविधि बढ़ते रहेगी, आगे भी ये समस्या होगी। वैसे हमारी सेना हमें कभी निराश नहीं करती। हम अपनी सेना के प्रति शुक्रगुजार हैं कि हमें ऐसी सेना मिली है और जिसके कारण हमारा देश चैन से सोता है। खासकर वो बातें जब सेना कहती है कि हम कल रहें ना रहें, लेकिन ये वादा करते कि हमारा देश हमेशा रहेगा, तो ऐसे वीर जवानों को हमारा सलाम है। लेकिन ये जो राजनीतिक परचम है, इन्होंने देश को फंसा के रखा है। फिर बेगुनाह हमारे जाएंगे आने वाले समय में, फिर आतंकवादी हमलों का, उसे कोई नहीं रोक सकता। आपका समझौता आपको मुबारक, हमारे भारतवासियों को मुबारक, बीजेपी को मुबारक, कांग्रेस को मुबारक, पूरे विश्व को मुबारक।